Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss two important points. First one is degrees of freedom. Second point is law of equipartition of energy. इन दो पॉइंट्स को हमें इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. बहुत इंटरेस्टिंग है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स व्हाट. इसको हम दो अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to define motion of dynamic system is called its degree of freedom. मैं रिपीट करता हूँ. The total number of independent coordinates required to define motion of dynamic system is called degrees of freedom. सेकेंड डेफिनेशन हम पहले देखते हैं और दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. ओके, सेकेंड डेफिनेशन है द टोटल number of ways in which particle of a system acquired energy. The total number of independent ways in which particle of the system acquired energy is called degrees of freedom. तो सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं. द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक सिस्टम. सिस्टम स्टैटिक है या सिस्टम डायनेमिक है. सिस्टम डायनेमिक मीन्स सिस्टम मोशन में है. ओके, तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो 100% चेंज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट फिक्स है. इसके कोऑर्डिनेट फिक्स है. अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है सो वी से दैट द सिस्टम इज इन डायनामिक. ओके, सो दिस इज द डायनामिक सिस्टम मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. अब यहाँ पे हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करते हैं. लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ y axis, this one is the x axis and this one is the z axis. Okay, so this one is the x axis, this one is the y axis, this one is the z axis. अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इमेजिन करेंगे एक पार्टिकल है. ओके, दिस पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओनली. उस पार्टिकल को हमने रेस्ट्रिक्ट किया कि वो पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव हो सकता है. सो पार्टिकल सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऐसा इमेजिन करके चलिए. अब वो पार्टिकल बिफोर स्टार्ट इट्स मोशन, उसका मोशन स्टार्ट होने से पहले उस पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी. सो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना है. सो उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक्स वाई जेड का यूज करने वाला है. दीज आर कॉल्ड एज एन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पार्टिकल. ओके, अगर वो पार्टिकल कहीं दूसरी जगह होगा तो x की वैल्यू डिफरेंट होगा, y की वैल्यू डिफरेंट होगा, z की वैल्यू डिफरेंट होगा. ओके, लेकिन इस केस में हम ऐसा इमेजिन करके चल रहे हैं कि जो भी पार्टिकल हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं वो पार्टिकल इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस. उस पार्टिकल को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही मूव होना चाहिए. अलॉन्ग वाई एक्सिस उसका मूवमेंट नहीं होगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस की उसका मूवमेंट नहीं होगा. अगर ऐसा हो रहा है कि उस पार्टिकल का मोशन हो रहा है लेकिन अलॉन्ग ओनली एक्स एक्सिस, तो मुझे बताइए जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका है, एक्स कोऑर्डिनेट. क्या उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्या नहीं. क्या उसका जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्या नहीं. तो यहाँ पे वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का मोशन तो हो रहा है. ओके, तो उसका मोशन डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है क्योंकि उसका एक ही कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. और वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट. अगर पार्टिकल यहाँ पे आता कुछ देर बाद तो डेफिनेटली उसका एक्स कोऑर्डिनेट और चेंज होता इन दिस वे. लेकिन उसका ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है. वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, फिक्स है. जेड कोऑर्डिनेट भी उसका फिक्स है. सिर्फ वेरिएबल कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, वैरी हो रहा है.
अब यहाँ पे उस पार्टिकल का मोशन डिफाइन करने के लिए जो अलॉन्ग सिर्फ एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स मोशन. ओके, उसका मोशन डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है हमें? सिर्फ यहाँ पे एक है. तो इस सिस्टम का जो भी मोशन हो रहा है, इस पार्टिकल का अलॉन्ग एक्सिस से जो भी मोशन हो रहा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1. उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1 होगा. ओके, अब सेकंड केस हम इमेजिन करते हैं यहाँ पे कि वो पार्टिकल इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन XY प्लेन. यानी वो जो भी पार्टिकल है हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम ऐसा रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो XY प्लेन में कहीं पे भी मूव हो सकता है, लाइक दिस वन. वो कहीं पे भी मूव हो सकता है. ओके, कहीं पे भी मूव हो सकता है. अब जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स था, कुछ ना कुछ वैल्यू था, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू था. जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन चेंज हो चुका है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो चुका है. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. लेकिन वो पार्टिकल को हमने रेस्ट्रिक्ट किया XY प्लेन में ही मूव होने को, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए? फिक्स होगा. ओके, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट फिक्स होगा. जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है इस केस में. सो दिस इज नथिंग बट द 2 डायमेंशनल मोशन. XY प्लेन में वो पार्टिकल कहीं पे भी घूम सकता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. ओके, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट कैसा है? उसका फिक्स है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने जरूरत पड़ रही है हमें? 2 कोऑर्डिनेट्स जरूरत पड़ रही है उसका मोशन डिफाइन करने के लिए. एक है एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट. सो दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल, whereas its third coordinate is a fixed one. अब यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कीजिए कि उसका मोशन डिफाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत तो पड़ रही है. क्या वो दोनों कोऑर्डिनेट यानी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक में के ऊपर डिपेंड है? द आंसर इज दैट नो. क्योंकि अगर मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ओके, अगर हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि देखिए पार्टिकल ऐसे थे, पहले यहाँ पे था, उसका मोशन पहले ऐसा हो चुका है, उसके बाद ऐसा हो चुका है. ओके, देखिए वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, साथ साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स बढ़ रहा है. लेकिन इस पॉइंट के बाद उसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कम हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है. यानी मुझे ये बताना है कि एक्स अगर बढ़ता है तो वाई बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है. अगर जब भी उस पार्टिकल का मोशन उस प्लेन में हो रहा है, सो ये 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ये टोटली इंडिपेंडेंट है. और अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स मोशन ओके ऑफ द डायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पे देखिए इस पार्टिकल का मोशन डिफाइन करने के लिए जब वो XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन डिफाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है और दोनों कोऑर्डिनेट्स ये इंडिपेंडेंट है. तो जब वो पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2. और इसी तरह अगर वो पार्टिकल को हम स्पेस में मूव करवाते हैं, अगर उसका मोशन स्पेस में होता है, तो स्पेस में अगर उसका मोशन हो रहा है उस पार्टिकल का स्पेस में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. अगर जब भी उस पार्टिकल का मोशन स्पेस में हो रहा है यानी 3 डायमेंशनल मोशन, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. ओके, और तीनों कोऑर्डिनेट एक में के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, दे आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. सो जब भी एक सिंगल पार्टिकल का मोशन हो रहा है 3 डायमेंशन में स्पेस में, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है. ओके, और तीनों कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3. ओके, फास्टली रिवाइज करते हैं. अगर पार्टिकल इफ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग लाइन, ओके, कोई भी लाइन के अलोंग अगर मूव कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 1. अगर वो प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2. अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है, कहीं पे भी जा सकता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3. ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंबल से हम उसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस स्मॉल f इज नथिंग बट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ
फ्रीडम। ओके, अब ये हो गया डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन इस मोशन। ओके, एक पार्टिकल का मोशन डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स के रिक्वायर्ड होता है, उसके बेसिस पे हमने ये डिफाइन किया। अब ये जो भी है हम गैसेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अब जब हम गैसेस के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैसेस मेनली। ओके, 3 टाइप की गैसेस है। फर्स्ट वन इज अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोएटॉमिक गैस? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गैस इज कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एन मॉलिक्यूल्स। यानी गैस किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। अब वो मोनोएटॉमिक गैस है, मीन्स उस गैस का हर एक मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम, मोनो एटम। ओके, सो एर्गॉन हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो उस गैस में हर एक मॉलिक्यूल कैसा है? सिंगल एटम से बना है। अब वो अगर सिंगल एटम से बना है तो मान के चलिए कि यहाँ पे एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं हम। इस कंटेनर में ओके, अगर हमने कुछ गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, मोनो एटॉमिक गैस, ये कौन सा गैस है? मोनो एटॉमिक गैस। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल को अगर हम इमेजिन करते हैं, इस मॉलिक्यूल को अगर हम इमेजिन करते हैं तो उसका जो भी मोशन होगा, वेदर इट इज अ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, एक कंटेनर है। ओके, उस कंटेनर में हमने मोनो एटॉमिक गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हमने उस कंटेनर में मोनो एटॉमिक गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो हर एक पार्टिकल उस गैस में का इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। हमने ऑलरेडी लर्न किया है, उसको पढ़ चुके हैं। तो अब वो पार्टिकल कहीं पे भी उस कंटेनर में घूम सकता है। इसका मतलब है अगर हम एक पार्टिकल का मोशन डिफाइन कर रहे हैं तो दैट मोशन इज डेफिनेटली इट इज़ अ 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, मैंने स्पेस में कहीं पे भी उस कंटेनर में वो घूम सकता है। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पार्टिकल का कितना होना चाहिए? नो डाउट इट्स इक्वल्स टू 3। तो उस पार्टिकल का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इट इज इक्वल्स टू 3। हम सिर्फ एक पार्टिकल मीन्स एक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, तो उस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। सो 3 इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट मोनो एटॉमिक गैस। ओके, उस मॉलिक्यूल का, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। अब यहाँ पे सेकंड कंसिडर करते हैं हम डायएटॉमिक गैस। ओके, जब हम डायएटॉमिक गैस कंसिडर कर रहे हैं तो हर एक मॉलिक्यूल उस गैस का इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। अब थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन बहुत ईजी था क्योंकि हम सिर्फ जो भी मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम, दैट इज अ मोनो एटॉमिक गैस, और वो एटम स्पेस में कहीं पे भी घूम सकता है जैसे कि हमने देखा था। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। सो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम डायएटॉमिक गैस की। ओके, सो डायएटॉमिक गैस मीन्स एक मॉलिक्यूल को हम अगर देखते हैं तो दैट मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। वो मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है? 2 एटम से बना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लीजिए, ओके, या कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिए CO। तो अब जो भी जिस मॉलिक्यूल की बात हम करने जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर में कौन सा गैस इंट्रोड्यूस कर दिया? डायएटॉमिक गैस। अब ये जो भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सो दैट मॉलिक्यूल मे लुक लाइक दिस वन। ओके, सिर्फ उसको एनलार्ज कर रहा हूँ, दैट मे लुक लाइक दिस वन। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर कर रहे हैं सो दिस इज अ C एटम, दिस इज अ ऑक्सीजन। सो ये बना कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है जो 2 एटम से बना हुआ है, डायएटॉमिक। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अब देखिए सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जो भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसे भी मूव हो सकता है। इट मे मूव इन स्पेस लाइक दिस वन, ये पूरा ऐसा मूव हो सकता है, या ये ऐसा भी मूव हो सकता है, कैसे भी जा सकता है। कुछ देर बाद ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, कार्बन उधर चला जाएगा, या वो ऐसे भी रोटेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो थोड़ा सोचिए कि इसका मोशन एग्जैक्टली कैसे होगा। अब अगर हम इसके पहले जो भी डिस्कशन किया उसके हिसाब से अगर डिस्कस करते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक एटम है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट्स इमेजिन दैट इट्स अ x1 y1 z1, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एटम। सेकेंड एटम के जो भी कोऑर्डिनेट्स है, इट इज अ x2 y2 एंड z2। ओके, तो पूरा सिस्टम जो भी बना है वो सिस्टम दो एटम से बना है और दोनों एटम्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम लिख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू 6। यानी उस मॉलिक्यूल का मोशन डिफाइन करने के लिए जब भी ये मॉलिक्यूल यहाँ से कुछ ऐसा होगा स्पेस में, ओके, मान के चलिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा था, अगर वो कुछ देर बाद ऐसा हो गया तो उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, यानी इसके कार्बन के पूरे कोऑर्डिनेट चेंज हो चुके हैं, ऑक्सीजन के पूरे कोऑर्डिनेट चेंज हो चुके हैं, यानी दोनों की कोऑर्डिनेट्स अभी चेंज हो चुके हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना होना चाहिए, वेदर इट इज अ 6 और या डिफरेंट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे टोटल 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत हमें पड़ रही है। ओके, नो डाउट 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन नेवर चेंज। भले ही वो मॉलिक्यूल कुछ भी ऐसे रोटेट हो रहा है, कैसे भी जा रहा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है या विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कार्बन का मूवमेंट हो रहा है। ओके, दोनों मॉलिक्यूल स्पेस में कहीं पे भी घूम सकते हैं, टोटली फ्रीडम। लेकिन 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 ऑक्सीजन और कार्बन इन दोनों में का डिस्टेंस जो भी है इट इज फिक्स वन, वो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। दिस इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और उस गैस में, उस मॉलिक्यूल में का जो भी दो एटम में का डिस्टेंस इट इज ऑलवेज फिक्स वन, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भले इसको डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं, इसका मोशन डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं, टोटल यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में का डिस्टेंस सेम है। ओके, डिस्टेंस फिक्स है हमेशा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन है इसलिए हम -1 कर रहे हैं। ओके, दोनों में का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको अगर 5 कोऑर्डिनेट भी पता चल चुके हैं तो 6वां कोऑर्डिनेट आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में का डिस्टेंस फिक्स है। इसलिए हम अब क्या करने वाले हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड माइनस टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, total coordinates required minus total number of restriction, this is equals to 5u। तो यहाँ पे 5u is nothing but the degrees of freedom of that diatomic molecule। डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5u, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे वो दोनों में रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम 6वां कोऑर्डिनेट ये डिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हमें पड़ेगी उसका मोशन डिफाइन करने के लिए। ओके, सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया अभी, 5u। सो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, हर एक मॉलिक्यूल का 3 है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5u है। इसी तरह अगर हम थर्ड ट्राई एटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, ओके, ट्राई एटॉमिक गैस मीन्स उस गैस में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हर एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है, 3 एटम से वो बना हुआ है। ओके, तो सिचुएशन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। ओके, ये 3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है। सो 3 मॉलिक्यूल्स से एक यहाँ पे 3 एटम से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। फॉर एग्जांपल HO2 या CO2। तो यहाँ पे हम ऐसा एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं। ओके, इट्स अ H2O या CO2, नॉट HO2। ओके, सो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दिस इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, 3 एटम से ये बना हुआ है। अब ये एटम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1
y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे x3 y3 z3। टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे 9। टोटल रेस्ट्रिक्शन कितने हैं, टोटल रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? क्या इस मॉलिक्यूल में इन दो एटम में का बीच में का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। क्या इन दो एटम में का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। क्या इन दो एटम में का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं। तो यहाँ पे कितने रेस्ट्रिक्शन है? दिस इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, इन दोनों में का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इन दोनों में का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, इन दोनों में का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। सो टोटल रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे 3। सो 9 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड था, लेकिन उसमें से रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? इट इज इक्वल टू 6। तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। अब इसी तरह हम अलग अलग गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 4 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल हम इमेजिन करते हैं, ओके, 3 से ज़्यादा हम उसको पॉली बोलेंगे, तो उसमें से हम एक, मैं यहाँ पे एटम को ऐड करता हूँ। जैसे मैंने एक एटम को ऐड कर दिया, देखिए यहाँ पे इसके 3 कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत कितना पड़ेगा? 3 + 3 + 3 + 3, ओके, इट इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? ऑलरेडी यहाँ पे 3 रेस्ट्रिक्शन थे, और एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे बनेगा, इन दोनों में का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे बनेगा, एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे बनेगा। टोटल कितने रेस्ट्रिक्शन हुआ यहाँ पे? 6। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत कितना था? टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 12। रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? 6। ओके, कैसे? देखिए यहाँ पे पहले ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन था, एक रेस्ट्रिक्शन, सेकंड रेस्ट्रिक्शन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। तो टोटल 6 रेस्ट्रिक्शन है। सो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 6। इसका मतलब है कि 3 एटम यानी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या उससे ज़्यादा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेंगे? हम 6 लेंगे। लेकिन ये जो भी डिस्कस हम कर रहे हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन दैट इट्स ऑन डेफिनेशन टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स मोशन। ओके, अब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन जो था वो भी हम देख लेंगे। सेकंड डेफिनेशन में क्या हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ways, total number of independent ways in which the particle of a system acquired energy, particle of system acquired energy is called its degree of freedom। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस लेते हैं। तो जब हम एक पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, जब हम एक एटम को कंसिडर करें मोनो एटॉमिक गैस, तो ये पार्टिकल ओके ये कहीं पे भी मूव हो सकता है इन स्पेस। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? इट इज इक्वल टू 3। अब इसका हम एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे। ओके, एनर्जी का इक्वेशन। अब उसका पार्टिकल का क्या क्या हो सकता है वो देखिएगा। उस पार्टिकल का ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो पार्टिकल, इट्स अ पॉइंट मास है, वो मॉलिक्यूल या वो एटम या वो पार्टिकल, इट मे रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अगर वो पार्टिकल खुद के अक्रॉस रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है और उसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम है तो उसके ये 2 टाइप के मोशन होंगे। फर्स्ट वन इज द ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड वन इज द रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे अगर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इट मे बी द ट्रांसलेशन, इट मे बी द रोटेशनल। लेकिन रोटेशनल जो मोशन उसका हो रहा है, ओके, तो वो पॉइंट मास है, तो उसका अक्रॉस, अगर पॉइंट मास के अबाउट इट्स एक्सिस, समझो ये पॉइंट मास है, इसके ओन एक्सिस के अक्रॉस अगर इसका रोटेशन होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितना होना चाहिए? इट इज इक्वल टू 0। ओके, ये पॉइंट हमें अभी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मोनो एटॉमिक गैस है
तो इसके दो टाइप के मोशंस पॉसिबल है एट लो टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड वन इज अ रोटेशनल मोशन. तो उस मॉलिक्यूल का जो भी एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. तो उस मॉलिक्यूल का जब भी मोशन हो रहा है, ओके, सो उसके दो टाइप के मोशन पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड वन इज अ रोटेशनल मोशन. अब इस केस में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में, यानी ट्रांसलेशन मोशन के वक्त और रोटेशन मोशन के वक्त जीरो होगा. ओके, तो अब इसका हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है. इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन. मान के चलिए कि उस पार्टिकल का मास है m, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन? इट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. ओके, हाफ m v स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ I ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज I? इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट्स ओमेगा? इट्स एंगुलर वेलोसिटी. जब वो खुद के अक्रॉस रोटेट हो रहा है वो मॉलिक्यूल, सॉरी वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सो जब भी रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसका जो भी जिस स्पीड से, एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द ओमेगा. अब इसको अगर हम एलोबरेट करते हैं, व्हाट इज v? v इज अ वेलोसिटी. अगर इसके कंपोनेंट्स के टर्म में लिखते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m v x स्क्वायर प्लस 1/2 m v y स्क्वायर प्लस 1/2 m v z स्क्वायर. So this is the kinetic energy along the x-axis. This is the translation kinetic energy along the y-axis. This is the translation kinetic energy along the z-axis. प्लस अब यहाँ पे I जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दिस इज द पॉइंट मास. अगर उसके खुद के अक्रॉस वो रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. भले वो रोटेट अबाउट दिस एक्सिस हो रहा है, भले वो रोटेट अबाउट दिस एक्सिस हो रहा है, भले वो रोटेट अबाउट जेड एक्सिस हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो इस केस के लिए अगर हम इसको एलैबोरेट करते हैं तो तीनों केस के लिए ये जीरो होगा. तीनों केस कैसे? 1/2 I ओमेगा एक्स स्क्वायर, उस केस में ओमेगा की वैल्यू कितना? जीरो. 1/2 I ओमेगा वाई स्क्वायर, उस केस में ओमेगा I कितना? जीरो. 1/2 I ओमेगा जेड स्क्वायर, ओके, उस केस में भी I कितना? जीरो. सो तीनों टर्म में जीरो होगा. 0 + 0 + 0. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m v x स्क्वायर प्लस 1/2 m v y स्क्वायर प्लस 1/2 m v z स्क्वायर. सो ये हो गया एनर्जी का इक्वेशन. अब थोड़ा सेकंड डेफिनेशन को याद कीजिए. हमने जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किया था, उस वक्त जो भी सेकंड डेफिनेशन था उसके हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम एक्वायर्ड एनर्जी. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स है. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस वन इज द थर्ड टर्म. सो 3 डिफरेंट वे से, इंडिपेंडेंट वे से वो एनर्जी एक्वायर्ड कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन. तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ चुके हैं. इसलिए अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3. अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम डायएटॉमिक के लिए अप्लाई करते हैं. ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे for the diatomic, as we know that diatomic gas, तो each molecule is consist of 2 atoms. So 2 atoms मैं यहाँ पे draw करने जा रहा हूँ like this one. Okay, this is the first atom, this is the second atom. Okay, so this is the distance between these two. ये fix है. This is the A, this one is a B molecule. या कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया था तो CO कंसिडर करेंगे. ओके, अब थोड़ा सोचिए, अगर इसका इसी वे से मैं अगर एनर्जी का इक्वेशन लिखता हूँ, इस केस में भी लो टेम्परेचर पे इसके 2
दो टाइप के मोशंस पॉसिबल है. द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल may move along x axis like this one, may move along y axis like this one, may move along z axis like this one. ओके और साथ ही साथ उसके ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और साथ ही साथ उसका रोटेशनल मोशन भी होगा. ओके सॉरी. तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के दो टाइप के मोशन पॉसिबल है एट लो टेम्परेचर. फर्स्ट वन इज अ ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज अ रोटेशनल. ओके अब अगर इस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन मोशन होता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन क्या होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन. थोड़ा इसको एलैबोरेट करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m वी एक्स स्क्वायर कंपोनेंट के टर्म्स में 1/2 m वी वाई स्क्वायर प्लस 1/2 m वी जेड स्क्वायर प्लस इसको एलेबरेट करते हैं 1/2 I ओके आई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I जेड ओमेगा स्क्वायर. ओके तो अब मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल का ये तीनों टर्म तो आएंगे ही आएंगे, नो डाउट. अब जिस सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस रोटेट होता है तो दिस इज द वाई एक्सिस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, यह डिस्टेंस है. क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा जब ये मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है? तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा? यस बनेगा. वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, यानी आई वाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होगा. क्या जब भी मॉलिक्यूल अलोंग जेड एक्सिस रोटेट होगा क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? द आंसर इज दैट यस. लेकिन जब भी वो मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट होगा, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? द आंसर इज दैट नो, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल उसी एक्सिस के ऊपर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितना होना चाहिए? जीरो. तो जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट वन, आई वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट आई एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो इस केस में यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये इंडिविजुअल एक टर्म होगा, ये भी इंडिविजुअल एनर्जी का टर्म हो गया, ये भी इंडिविजुअल एनर्जी का टर्म हो गया. ये तीनों की वैल्यू हमें मिलेगा. लेकिन x की वैल्यू कितना है? जीरो आ रहा है. अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ओके और ये एक टर्म आ रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव. अब कितने एनर्जी के टर्म्स है यहाँ पे? 5. तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 5. जो भी हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ एट अ लोअर टेम्परेचर, यानी बहुत हायर टेम्परेचर पे ट्रांसलेशन रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा. और वाइब्रेशन जब उस मॉलिक्यूल का होगा तो वहाँ पे दो एनर्जीज रहेंगे, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल. तो वहाँ पे वो हायर एनर्जी पे वाइब्रेशन मोड आता है. तो अभी हम हायर टेम्परेचर पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोअर टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके सो एट लोअर टेम्परेचर मोनो एटॉमिक गैस हैज़ 5 degree of freedom, not a gas molecule. Monoatomic molecule has 3 degree of freedom. Diatomic molecule has 5 degree of freedom. F is equals to 5. अगर हम इस केस में डायटोमिक की जगह पे अगर ट्राइएटोमिक लेते हैं, ओके ट्राइएटोमिक लेते तो यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल आना चाहिए था, सॉरी और एक एटम आएगा. सो यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? टोटल 3 एटम हो गए. कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स हो गए. फॉर एग्जांपल CO2 होगा, ओके नहीं तो A ऐसा कंसिडर करके चलते हैं. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 3 एटम्स है, 3 एटम से एक मॉलिक्यूल बना हुआ है. अब मुझे बताइए इस केस में जब ये मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस रोटेट होगा, ओके क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा? इस केस में नहीं. जब ये मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस रोटेट हो रहा है क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो रहा है? नहीं. अब जब ये अलोंग जेड एक्सिस रोटेट होगा
क्या उस वक्त उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 होगा? नहीं। सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में तीनों वैल्यूज यानी IY हो गया, IZ हो गया, IX हो गया, इट इज नॉन जीरो। देयरफॉर यहाँ पे एक और टर्म आएगा, दैट इज नथिंग बट द 1/2 IX ओमेगा स्क्वायर, IX ओमेगा स्क्वायर। तो उस केस में ट्राइएटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। एक सिंपल समराइज कर लेते हैं सब चीज़ों को जो जो हमने डिस्कस किया। अगर मॉलिक्यूल अगर मोनो एटॉमिक है, जो भी गैस है वो अगर मोनो एटॉमिक है, तो उस मोनो एटॉमिक ओके फॉर मोनो एटॉमिक गैस ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए? इट इज इक्वल्स टू 3। सेकंड केस में अगर हम डाया एटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं तो उसमें हर एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल ओके उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5। थर्ड केस में अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस कंसिडर कर रहे हैं ओके तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6। अगर हम पॉली एटॉमिक गैस कंसिडर कर रहे हैं तो उस पॉली एटॉमिक गैस का हर एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? इट इज आल्सो इक्वल्स टू 6। इट इज आल्सो इक्वल्स टू 6। ओके, सो ये एक डिस्कशन या समराइज हमने यहाँ पे कर चुके हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमने देखा है। दो टाइप से उसको डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन is the total number of independent coordinates required to define its motion. Okay, motion of dynamic system is called degree of freedom. Second क्या था? The total number of independent ways okay in which particle of the system acquired energy is called its degree of freedom. वो हमने दोनों में देखा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और लास्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इन थर्मली इक्विलिब्रियम, फॉर एनी सिस्टम इन थर्मली इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is equally distributed among various degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom it is equals to 1/2 kT, where K is a Boltzmann constant and T is a temperature in Kelvin. ओके, अब इसका कहना क्या है वो देखिए। अगर कोई सिस्टम है ओके अगर कोई सिस्टम है, हम सिस्टम की जगह पे हम मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल है, वेदर इट इज अ डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, व्हाटएवर इट, अगर कोई मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का जो भी टोटल एनर्जी होगा ओके तो वो टोटल एनर्जी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलॉन्ग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलॉन्ग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन कहना क्या है लास्ट में देखिए, जो भी एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिल रहा है इट इज इक्वल्स टू 1/2 kT, यानी एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी इक्वल्स टू 1/2 kT, यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे कितना एनर्जी मिलना चाहिए? 1/2 kT। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस कंसिडर कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस कंसिडर कर रहे हैं, तो इस गैस का जो भी मॉलिक्यूल होगा, इस गैस का जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वन जो भी उसके पास एनर्जी था उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलॉन्ग
ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसके पास जो भी एनर्जी था उसने तीनों को इक्वली दे दिया। लेकिन उसी लॉ का कहना है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे कितना आना चाहिए, 1/2 kT। यानी यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज द 3, दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अलॉन्ग फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना आना चाहिए, 1/2 kT। अलॉन्ग सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना आना चाहिए, 1/2 kT। अलॉन्ग थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना आना चाहिए, 1/2 kT। ओके, ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। अगर एक आइडियल पेरेंट कंसिडर करते हैं, उस पेरेंट्स को 3 बच्चे हैं, तो जो भी उस पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, पहले वालों को अगर 1 करोड़ मिल रहा है तो सेकंड वालों को भी 1 करोड़ मिलेगा, थर्ड वालों को भी 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ तो ठीक है, अगर किसी पेरेंट के पास 30 लाख रुपए है और 3 बच्चे हैं तो 10-10 लाख रुपए दे देगा, यहाँ तक ठीक है। ओके, जो भी उसके पास एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है, हम नॉर्मली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना एनर्जी मिलना चाहिए, 1/2 kT। क्या इंडिया में हर एक पेरेंट की तरफ से हर एक बच्चे को 1 करोड़ मिलेगा? हो सकता है किसी को जब बहुत ज़्यादा मिले, हो सकता है किसी को कम मिले। यानी जो पेरेंट बहुत रिच है उनके जो भी सन या डॉटर्स है उन बच्चों को वो ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो यहाँ पे हम लागू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग कितना एनर्जी आना चाहिए, 1/2 kT। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा सिचुएशन चेंज होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस की, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर किया तो फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग कितना एनर्जी आना चाहिए, 1/2 kT। सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग कितना आना चाहिए, उतना ही 1/2 kT। थर्ड के अक्रॉस भी उतना ही आना चाहिए। अब देखिए एनर्जी है तो हम सिंपली ऐड करते जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितना आना चाहिए, उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, तो 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 kT। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉट अ गैस। ओके, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितना हो गया, 3/2 kT। अब इसी तरह अगर हम डायटोमिक लेते हैं, डायटोमिक गैस लेते हैं, तो उस डायटोमिक गैस का जो भी मॉलिक्यूल होगा, ओके, जो भी मॉलिक्यूल होगा, मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू लॉ कितना हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग कितना आना चाहिए, इट इज 1/2 kT, 1/2 kT, 1/2 kT और 1/2 kT। इतना एनर्जी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग आना चाहिए। तो अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो इसका टोटल एनर्जी होगा इन सबका एडिशन, सो 1/2 kT प्लस दिस वन लाइक दिस वन, इट इज इक्वल्स टू 5/2 kT। अब यहाँ पे देखिए, अगर गैस इफ इट इज मेड अप ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो उस गैस मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी कितना, 3/2 kT। अगर वही गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल से बना है तो उसका एनर्जी कितना आ रहा है, 5/2 kT। अगर हम यहाँ पे ओके ट्राइएटॉमिक लेते हैं, ट्राइएटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा ट्राइएटॉमिक गैस का, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6, और हर एक मॉलिक्यूल के अलॉन्ग कितना एनर्जी आ रहा है, 1/2 kT। सो ये कितना होगा, 6/2 kT विच इज इक्वल्स टू 3 kT। सो इतना एनर्जी आ रहा है हर एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। ओके, उसी तरह अगर हम पॉली एटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, पॉली एटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, तो उस केस में
हर एक मॉलिक्यूल के एनर्जी कितना होगा, सो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होगा अगेन 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 kT, इट इज इक्वल्स टू 3 kT। सो यहाँ से थोड़ा अब हम डिस्कशन डिफरेंट करते जाएंगे। अब तक हमने देखा था कि एनर्जी जो भी होता है मॉलिक्यूल का इट इज इक्वल्स टू 1/2 kT, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लेकिन वो डिस्कशन था मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ओके अगर गैस डिफरेंट है तो उस गैस का मॉलिक्यूल जो भी होगा, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी एनर्जी होगा 5/2 kT, अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी होगा 3/2 kT, अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी होगा 6/2 kT, अगर पॉली है तो उसका एनर्जी होगा 6/2 यानी 3 kT। ओके सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे Cp एंड Cv और उन दोनों का रेशियो का वैल्यू फॉर दिस डिफरेंट गैसेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।